तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि जो a+t/g+c का रेशियो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। और अच्छा, जैसे इंसान के लिए 0.98 आ गया, अब डॉग की बॉडी में 0.98 नहीं आएगा भाई। ये कहता है कि ये जो रेशियो किसी एक स्पीशीज़ के लिए, वो उसी स्पीशीज़ के सारे मेंबर में ये रेशियो कैसा रहेगा। ये नहीं कह रहा कि दुनिया में हर किसी का रेशियो सेम है, नहीं भाई। इंसान की बॉडी में a+t/g+c का रेशियो अलग है, डॉग की बॉडी में अलग, काऊ की बॉडी में अलग, बफेलो की बॉडी में अलग, स्नेक की बॉडी में अलग, बर्ड्स की बॉडी में अलग। हाँ, लेकिन जो बर्ड्स की बॉडी में रेशियो आएगा वो सारे बर्ड्स में आएगा। इंसान की जो बॉडी में आएगा वो सारे इंसान में रेशियो एक जैसा आएगा। तो ये कहना चाह रहा है। तीसरा पॉइंट था इनका कि जितना एडेनिन होता है किसी डीएनए में उतना ही थायमिन मिलेगा, और जितना ग्वानिन होता है उतना ही साइटोसिन मिलेगा डीएनए के अंदर। तो कहने का मतलब क्या है, ये थे 3 पॉइंट जो चारगाफ ने बताए थे। और इसी पॉइंट के बेस पे वाटसन क्रिक ने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, एक पॉइंट क्रैक कर लिया। क्या? डीएनए हैज़ कॉम्प्लीमेंट्री नेचर। इसका मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री नेचर का मतलब ये होता है कि अगर डीएनए के एक स्ट्रैंड की हमें इंफॉर्मेशन पता लग जाए तो हम इसके सामने वाले स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन खुद निकाल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अपोजिट बिहेवियर। अब इस तरफ मान लो प्लस चार्ज है तो सामने माइनस होगा, हम जानते ही हैं। तो डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री बिहेवियर का मतलब होता है कि डीएनए के एक स्ट्रैंड की अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, सामने वाले की आप खुद ब खुद निकाल सकते हो। ठीक है, ये हम आगे बात कर लेंगे। वैसे आपको पता ही है, अगर मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया भी था, अगर यहाँ पर ए है सामने क्या होगा टी, यहाँ पर सी है सामने क्या होगा जी, यहाँ पर जी है सामने क्या होगा सी। आपसे मैंने कहा था डीएनए की इंफॉर्मेशन हम सामने वाले स्ट्रैंड की निकाल सकते हैं। अब देखिए, एविन चारगाफ ने जो ये पॉइंट दिए थे, इसमें से क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया नीट में। जैसे कि मान के चलिए, बोला जाता है कि कोई एडेनिन है जिसमें 20, कोई डीएनए जिसमें 20% एडेनिन है। एग्जाम वाला पूछता, बताइए थायमिन कितना होगा, ग्वानिन कितना होगा, साइटोसिन कितना होगा। पहली बात, जनरली एरविन के जो क्वेश्चंस पूछे गए आज तक वो बेसिकली या तो इससे पूछे जाएंगे या इससे पूछे जाएंगे। फर्स्ट और थर्ड पॉइंट से आपको आंसर निकालना होता है। बेसिकली थर्ड पॉइंट का ज़्यादा यूज़ करना होता है। अब अगर कोई पूछ रहा है एडेनिन 20% है, बताइए थायमिन कितना, ग्वानिन कितना, साइटोसिन कितना, बड़ा आसान है। रूल कहता है जितना एडेनिन उतना थायमिन। इसका मतलब अगर एडेनिन 20 है तो थायमिन भी कितना होगा, 20। अब एडेनिन और थायमिन दोनों मिला के 40% ले गए, बचा कितना, 60। तो 60 किसके हिस्से में होगा, जी और सी के हिस्से में, जिसमें 30 ग्वानिन और 30 साइटोसिन। तो ऐसे आपको आंसर निकालना। कभी अगर आपको रेशो दे दे, एक परसेंटेज दे दे, बाकी 3 निकालना, तो कोई बड़ा काम नहीं है। अच्छा, तो दोबारा आते हैं, हमारा 7th पॉइंट था कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के बारे में। इसके बाद हमारे वाटसन क्रिक ने बहुत ही अहम पॉइंट दिया था, वो पॉइंट सुनना। वो अहम पॉइंट था कि डीएनए जब भी डिवाइड करता है सेमी कंजर्वेटिव नेचर से डिवाइड करता है। अब इसका मतलब क्या होता है, जरा ये भी समझते हैं। देखिए, इसमें एक पॉइंट था, 8th पॉइंट, डीएनए शोज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ बिहेवियर। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चले ये एक डीएनए है, इसको पेरेंट डीएनए कह लीजिए। तो वाटसन क्रिक का मानना ये था, जब इनसे 2 नए डीएनए बनते हैं तो मान के चलिए ये 2 बने नए डीएनए हैं, तो इन 2 नए डीएनए के अंदर आधा डीएनए पुराना होगा, सिर्फ आधा डीएनए ही नया होगा। तो अकॉर्डिंग टू वाटसन क्रिक कभी भी पूरा नया डीएनए नहीं बनता है। डीएनए में आधा पार्ट हमेशा पुराना होता है, माने 50% पार्ट ओल्ड और सिर्फ 50% पार्ट क्या होगा, नया होगा। इसका मतलब यहाँ पर आधा पार्ट कंजर्व रहा कि रहा, कंजर्व मतलब एज इट इज, सेव, बिना कोई चेंज आए। तो यानी कि डीएनए जब भी डिवाइड करता है हमेशा आधा डीएनए नया बनाता है, आधा डीएनए हमेशा पुराना ही होगा। तो यहाँ पर आप नहीं कह सकते कि ये पूरा का पूरा नया डीएनए, गलत। यहाँ पे आधा डीएनए पुराना है और सिर्फ आधा डीएनए न्यू है। तो इसका मतलब ये डीएनए आधा कंजर्व है, कंजर्व मतलब सेव है, एज इट इज का एज इट इज, पेरेंट से इसको ऐसे मिल गया। तो ये प्रूफ नहीं कर पाए थे वाटसन क्रिक। मजे की बात ये वाला पॉइंट, इसलिए प्रूफ करने के लिए बाद में एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, मिसेल्सन एक्सपेरिमेंट, जो इस बात को प्रूव कर गए थे कि जी हाँ, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन डीएनए करता है। ये हमारे डीएनए के ना कुछ मेन पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए कि डीएनए का एंटी पैरेलल बिहेवियर होता है, डीएनए का बैकबोन कैसे बने, तो डीएनए का सिंगल टर्न कितने का होता है, और डीएनए की विड्थ कितनी होती है, और डीएनए के सिंगल टर्न में कितने बेस पे आते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में एक नीट का क्वेश्चन अभी आया था, मैं आपसे वो नीट का क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो, एग्जाम में ना कभी कभी क्या करता है, आपको नंबर ऑफ बेस पेयर देगा और बोलेगा
डीएनए की लेंथ निकालिए। या कभी कभी क्या करेगा, लेंथ देगा और बोलेगा बेस पेयर निकालिए। इन दो के अलावा कोई तीसरा क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आने वाला। अब सवाल ये कि निकाले कैसे, अगर नंबर ऑफ बेस पेयर दें तो लेंथ कैसे निकालें, और अगर लेंथ दे तो बेस पेयर कैसे निकालें। देखो जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप माइंड में एक चीज़ लेके चलना, वो हमेशा आपसे बी डीएनए की बात कर रहा है, वो उसी डीएनए की बात करेगा जिसमें एक सिंगल टर्न की लेंथ 3.4 नैनोमीटर, कितने बेस पेयर आएंगे, 10 बेस पेयर आते हैं। जैसे मान के चलिए आपसे बोला जाए बताइए 3 × 3 × 10⁹ बेस पेयर अगर किसी के पास है, समझिए ना बेस पेयर मतलब क्या। अगर इस तरफ एडेनिन सामने थायमिन, तो बेस और बेस मिलके क्या बन गया, बेस पेयर। वो ये कह रहा अगर इतना किसी के पास बेस पेयर है, किसी के डीएनए में इतने बेस पेयर है, बताओ उस डीएनए की लेंथ कितनी होगी, है ना। तो आपको क्या दे रहा, बेस पेयर दे के लेंथ पूछ रहे हैं। तो आप सबसे पहले क्या करें, नॉर्मल लिखें। नॉर्मल क्या होता है, आप पहले लिखें यहाँ बेस पेयर, यहाँ लिखे लेंथ, हो जाएगा एक। हम जानते हैं कि 10 बेस पेयर की लेंथ कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर। देखो मैंने सिंपल करा है, जो उसने गिवन है वो लेफ्ट में लिखो, जो मांग रहा है वो राइट में लिखो। उसके बाद एक नॉर्मल वैल्यू लिखो लेफ्ट में बेस पेयर की, राइट में लिखो लेंथ की। अब जैसे मान लो 10 बेस पेयर की लेंथ आती है कितनी, 3.4, तो एक बेस पेयर की लेंथ कितनी आएगी, 3.4/10 ये आएगी ना, एक बेस पेयर की। तो जो वैल्यू दी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर। अब यहाँ पे 3.3 × 10⁹ बेस पेयर है, आप जानते हो यहाँ पे आ जाएगी टोटल, मतलब टोटल लेंथ है ना। तो कितना आएगा, देखो 3.4 × 3.3, इसको साइड रखो, और नैनोमीटर है, आप जानते हो ये पूरा इसको कैंसिल कर देगा, क्योंकि 10⁻⁻9 होता है, वो +9 0 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 10। आप जब निकालोगे समथिंग आपको मिलेगा 1.1 मीटर के आसपास मिलेगा। तो आपको बेस पेयर से मिल गई क्या, लेंथ मिल गई। अभी हाल ही में क्वेश्चन आया था कि ये था कि बताइए एक क्वेश्चन ये था कि अगर किसी के पास 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर है, तो बताइए इसमें डीएनए की लेंथ कितनी आएगी। ये सवाल अभी हाल ही में पूछा गया था नीट के अंदर। अब इसमें सवाल क्या आता है कि कैसे निकाले आंसर। तो मैंने क्या बोला, जो दिया है वो लेफ्ट में लिखो और जो पूछा वो राइट में लिखो। माने बेस पेयर लेफ्ट में, राइट में लिखो लेंथ। अब इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, 10 बेस पेयर का 3.4 नैनोमीटर। एक बेस पेयर का निकालोगे 3.4/10, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आपका आंसर। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है, कर लेने का है, घबराने का नहीं है। तो यहाँ पे हमने बात करी है डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो 2 पार्ट में होगी, बट कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वो पता करना क्या, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहें विनय बालाजी। बाय।